नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। कई अहम मुद्दों पर आज फिर चर्चा होगी और सबसे पहला जो मुद्दा है वो सीमेंट फैक्ट्री विवाद से जुड़ा हुआ है। हिमाचल की सीमेंट फैक्ट्री विवाद लगातार सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार को रोजाना करोड़ों का घाटा सहना पड़ रहा है, वहीं अभी तक ये मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इधर कंपनी डबल डिजिट में माल भाड़ा देने को तैयार नहीं है। उधर ट्रक ऑपरेटरों ने 4 फरवरी को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। वहीं इस विवाद को और गरमाने का काम भाजपा के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल के एक बयान ने किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार और सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच जो है वो बंद कमरे में चर्चा हुई और ये चर्चा 13 और 14 दिसंबर को हुई। फिर उसके बाद प्लांट जो है वो बंद हो जाते हैं, नोटिस दरवाजों पर लग जाते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि कर्मचारियों को अब काम पर आने की जरूरत नहीं, अनिश्चित काल के लिए प्लांट बंद किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सुनते हैं कि आखिर त्रिलोक जम्वाल ने अपने पूरे बयान में क्या कुछ कहा है। तो कांग्रेस सरकार का पहला जो श्री गणेश है वो डी नोटिफाई करने से, इसलिए 13 तारीख और 14 तारीख को अदानी ग्रुप और प्रदेश सरकार की बैठक प्रदेश के शिमला राजधानी में होती है और 14 तारीख 5 बजे अदानी ग्रुप एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसके तहत दोनों इंडस्ट्री प्लांट को बंद करता है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि 13 और 14 तारीख को जो अदानी ग्रुप और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई वो क्या हुई, ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी जिससे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से ग्रुप काम कर रहा है, अलग सडन इनको दोनों प्लांट बंद कर दिए। तो मेरा प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप है कि ये जो बंद कमरे में बातचीत हुई है इसको जगजाहिर किया जाए। दूसरे, अगर 14 तारीख 5 बजे अदानी ग्रुप ने प्लांट बंद कर दिए तो प्रदेश सरकार बताए कि एक नोटिस उन्होंने अदानी ग्रुप को आज तक दिया, एक नोटिस। क्या प्रदेश सरकार ने उनकी माइनिंग को कैंसिल करने के लिए कोई एक्शन लिया? क्या उनकी बिजली को डिस्कनेक्ट करने के लिए कोई एक्शन लिया? और इतना ही नहीं, जो प्रदेश सरकार ने 11 बैठकें या 12 बैठकें इन्होंने की जिसमें उन्होंने कहा कि हम रेट तय कर रहे हैं कि एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए। हाई कोर्ट का एक जजमेंट है 2005 का जिसके तहत एक फार्मूला तय है, उस फार्मूले के तहत रेट तय होंगे। तो उस फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए प्रदेश सरकार 50 दिन हो गए, अभी तक उस फार्मूले की कैलकुलेशन बाहर नहीं आ रही है, एक नोटिफिकेशन ही प्रदेश सरकार कर पा रही है। तो ऐसी कौन सी वजह है? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अदानी ग्रुप के साथ 13 और 14 दिसंबर को आपकी क्या बातचीत हुई है उसको जगजाहिर करना चाहिए। यही कारण है कि नोटिफिकेशन नहीं हो रही है। और इतना ही नहीं, क्या प्रदेश सरकार ने अदानी ग्रुप को नोटिस दिया कि हम कंपल्सरी एक्वायर कर रहे हैं आपकी फैक्ट्रीज को अगर आप प्रदेश में मनमानी करेंगे? क्यों, आखिर क्यों? तो इसलिए मेरा प्रश्न है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर इस समस्या का समाधान नहीं चाह रही। प्रदेश सरकार ये जो हमारे ट्रक ऑपरेटर भाई हैं उनके किराए को कम करने के लिए, मैं एक और मेरा आरोप है कि प्रदेश सरकार अगर 11 रुपए 41 पैसे पे हमारे ट्रक ऑपरेटर भाई बिलासपुर में काम कर रहे हैं, अगर तो प्रदेश सरकार, क्योंकि उसके बाद इन्होंने 3 रुपए डीजल प्रति लीटर पे बढ़ाया है, तो प्रदेश सरकार अगर नोटिफिकेशन 11 रुपए 41 पैसे से ऊपर कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। अगर उससे नीचे कर रही है तो मेरा आरोप है कि प्रदेश सरकार बताए कि 13 और 14 तारीख को आपके अदानी ग्रुप के साथ ऐसी कौन सी बातचीत हुई है कि आप हमारे ऑपरेटर भाइयों के किराए कम करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपने त्रिलोक जम्वाल का पूरा बयान सुना। उन्होंने सीधे सीधे 2 आरोप यहां पर जड़ दिए हैं, मौजूदा सरकार पर लगाए हैं। पहला, चर्चा हुई, बातचीत हुई, मौजूदा सीएम सुक्खू और प्लांट प्रबंधन के बीच में बातचीत होती है और बंद कमरे में बातचीत होती है। सीधा आरोप है कि उसके अंश जो हैं वो उजागर किए जाएं कि आखिर क्या बातचीत हुई जिस वजह से प्लांट बंद हो गया। दूसरा, नोटिफिकेशन आने में जब हर्षवर्धन उद्योग मंत्री के साथ जब बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उसके बाद कहा जाता है कि जल्द ही नोटिफिकेशन होगा। वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई? सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज फिर जो है वो सीएम सुक्खू का बयान इस मुद्दे पर सामने आता है। वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। कमाते हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, कल भी हमारी ट्रक ऑपरेटर से बातचीत हुई है। हम तो सिर्फ नेगोशिएशन की भूमिका अदा कर सकते हैं। जो सीमेंट कंपनी है और जो ट्रक ऑपरेटर्स है उनके बीच में एक आम
राय बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रकर्स के हित की बात है, मैंने कई बार कहा कि ट्रकर्स हमारे प्रदेश के निवासी हैं, अपना रोजी रोटी ट्रक के द्वारा कमाते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही हमने कल उनसे बातचीत की है। अब वो कल हमसे दोबारा मिलने आएंगे और अपना जो विचार है वो मेरे साथ हमारे साथ करेंगे। सर, क्या आपकी अदानी से इस बारे में कोई बात हुई या नहीं, विभाग अदानी से बात कर रहा है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? ना मेरी कोई ऐसा है। इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी मीटिंग में बैठे हैं, उनकी बात है और जहाँ सारी जानकारी मैंने ये कहा कि हम इसको समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल के सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इस मुद्दे का सुलझना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो जाता है और इन दोनों के ही बयानों के क्या मतलब निकलकर सामने आते हैं वो जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम। सर, एक तरफ त्रिलोक जम्वाल हैं जो सीधे तौर पर मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि भैया आपकी जो बीच में बातचीत हुई है 13-14 को आपने चर्चा की, मीटिंग की प्लांट के साथ और गुप्त बंद कमरे में यह चर्चा की। और ऐसा पहली बार नहीं है कि त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाए। हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर जब उनसे हमने चर्चा की तब भी उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि भैया बंद कमरे में बातचीत हुई है और उसके बाद कुछ ऐसी चर्चाएं हुई हैं जिसकी वजह से प्लांट बंद हुआ है। आप इनके बयान को किस नजर से देखते हैं? देखिए, माननीय विधायक जो कह रहे हैं वो शायद हो सकता है कि वो सही कह रहे हों। यदि उनका ये कहना है कि अदानी ग्रुप प्रबंधन और राज्य सरकार के बीच में कोई बात हुई है, तो हो सकता है बात हुई हो, लेकिन वो बात यही हो सकती है कि ट्रक भाड़ा आखिर क्या होना चाहिए। और अदानी ग्रुप ने शायद सरकार के नोटिस में लाया होगा कि जो ट्रक भाड़ा जो है अभी तक निर्धारित है वो अदा करने में प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से विफल है तथा उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ऐसी बात हुई है तो राज्य सरकार जो है ने डेफिनेटली ये कहा होगा कि हम कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद प्रबंधन ने नोटिस लगा दिया और खाली जो फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई गुपचुप बात हुई जिसमें राज्य सरकार ने ये सहमति दी हो कि भाई प्रबंधन आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए और आपको हम अनुमति देते हैं कि फैक्ट्री बंद कर दीजिए। इसका अर्थ कतई ये निकाला नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार को भी यदि ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि त्रिलोक जम्वाल जो है विधायक है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और वो बार बार आरोप लगा चुके हैं, तो राज्य सरकार को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसी कोई बात हुई या नहीं हुई और अगर बात हुई है तो वो क्या हुई। सर, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ वक्त पहले ही ये खबरें चल रही थी कि तमाम प्लेटफॉर्म पर ये खबरें थी कि मौजूदा सरकार को पता ही नहीं था कि प्लांट बंद हो रहा है या उनको बिना बताए प्लांट को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि चर्चा हुई, त्रिलोक जम्वाल कह रहे हैं कि भैया चर्चा हुई और उसके बाद प्लांट बंद हुआ। तो इन दोनों चीजों में क्या तालमेल है? देखिए, त्रिलोक जम्वाल जी का ये अपना आरोप है। इसको सरकार जब तक इस आरोप की पुष्टि नहीं करती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बातचीत हुई भी है। लेकिन अगर बातचीत हुई है तो मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार ऐसी अनुमति देगी कि भैया आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए। ये मेरे हिसाब से ऐसा संभव नहीं है और सरकार को भी खुलकर इस संबंध में सामने आना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी कोई बात हुई है अथवा नहीं, क्योंकि यह विवाद लगातार गहरा रहा। जी, दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिफिकेशन को लेकर ट्रक ऑपरेटर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिस दिन चर्चा हुई उस दिन शाम को या उसके अगले दिन जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। और त्रिलोक जम्वाल ने यह भी आरोप लगाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए गौतम, मैं जहां तक इस मुद्दे को समझ सकता हूं, समझ रहा हूं, तो ये आर्थिक विशेषज्ञों की एक अपनी राय हो सकती है। आपको मैं ये बताऊं कि राज्य सरकार ने जो दरें निर्धारित करी हैं, अब मसलन मैं कहता हूं कि जी अमुक 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10, 11, 12 जो भी रेट तय किया है, वो राज्य सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी और उसके बाद अंबुजा और एसीसी प्रबंधन ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो आप जानते हैं ये विवाद कितना भड़क सकता है,
क्योंकि उसके बाद राज्य सरकार के पास हल करने के लिए कोई स्थान बचेगा ही नहीं। इसलिए राज्य सरकार किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले, कोई नोटिफिकेशन जारी करने से पहले दोनों पक्षों के बीच एक सहमति बना लेना चाहती है कि भैया इस रेट पर आप सहमत हो, और इसी रेट पर यदि वो सहमत है, दोनों ग्रुप यदि उस पर सहमत है, तो आने वाले समय में जो है वो रेट निर्धारित किए जा सकते हैं और इसको दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी और बीच बचाव का रास्ता निकलेगा। और अगर ये रेट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती है तो मैं आपको बताऊं कि उससे पहले राज्य सरकार नोटिस जारी करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि आंदोलन बढ़ सकता है और सरकार के पास भी, सरकार से बातचीत करने के तमाम रास्ते भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसा सरकार मेरे हिसाब से नहीं चाहती, ना ही ऐसा कोई और चाहेगा। ये चीज मैं समझ गया कि सर ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन किस वजह से जारी नहीं हो रही है, लेकिन इसमें विलंब हो रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स का पेशेंस है वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी है कि 4 तारीख को वो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक राकेश टिकैत जो है वो इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। तो इसको किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए गौतम, मैं ये कहूंगा कि ये जो है आंदोलन जो है वो ट्रक ऑपरेटर भी बेचैन है और निराश भी हो चुके हैं, वो हताश है पूरी तरह से। अपने आंदोलन को किसी तरह वो एक ऐसे स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं जहां सरकार उनकी आवाज सुने। लेकिन अब मैं फिर ये कहूं कि सरकार के बस में नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा है कि सरकार जो है वो तीसरी पार्टी है। पहली पार्टी अंबुजा प्रबंधन है, दूसरी पार्टी ट्रक ऑपरेटर्स है। इन दोनों के बीच का विवाद है, उसमें सरकार पूरी तरह से हस्तक्षेप करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि अगर ट्रक ऑपरेटर्स जो है अपने आंदोलन को बहुत ज्यादा सक्रिय करते हैं और वो जो सड़कों पर उतरते हैं, उससे राज्य सरकार को नुकसान होगा। और ऐसे में अब जबकि ये एक निर्णय लिया गया है, ये अभी ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि टिकैत भी उसमें शामिल होंगे। तो अगर वो किसान नेता शामिल होते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में मैं यूं कहूंगा कि आंदोलन बढ़ सकता है। तो अभी किसान नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि टिकैत अगर आ गए मसलन, तो आंदोलन के लिए वो क्या आह्वान करेंगे? वो यही आह्वान करेंगे ना, सड़कें रोक दो और अपने ट्रकों को सड़कों के बीच में खड़ा कर दो, किसान आंदोलन की तरह, जैसे सिंधु बॉर्डर पर हुआ जो दिल्ली में हालात हुए थे, वहां खड़ा कर दीजिए और हिमाचल को जाम कर दीजिए। उससे नुकसान किसका होने वाला है? उससे नुकसान जो है वो राज्य सरकार को तो होगा ही, उससे नुकसान प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को होगा। पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होगा, सड़कें जाम होगी, तो सामान्य जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां ना हो तो अभी ट्रक ऑपरेटर्स को भी शांति से आंदोलन चलाना चाहिए और भविष्य में इसे रास्ता निकले, इसके लिए ठोस उपाय करने। जी सर, हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर में भी आपके सुझाव की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि आगे में आप बढ़ने से पहले ये जरूर इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि अभी जो है वो कुछ हजारों या लाखों लोग जो हिमाचल के हैं उनके रोजगार पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर चक्का जाम होता है तो ना सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि वो तमाम लोग जो पर्यटन के लिए, जो अपना कहा जाए कि बिजी रूटीन में से वक्त निकालकर अपने आप को शांत करने के लिए हिमाचल की वादियों में, पहाड़ियों में आते हैं और उससे भी बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, वो तमाम चीजें जो हैं वो प्रभावित होंगी। अब देखना यही होगा कि सरकार क्या सिर्फ एक मीडिएटर की, एक बिचौलिए की ही भूमिका निभाएगी या फिर इसका समाधान भी जो है वो जल्द निकल पाएगा। देखना यही होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बताएं कि माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में जो है वो नजर आ रही है और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने पर मामला दर्ज करने के जो है वो निर्देश दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त जो है वो अब नजर आ रही है। गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में पानी के स्रोतों को खत्म किया जा रहा है और इस पर भी सरकार सख्त है और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को जो है वो कोई नुकसान अगर पहुंचाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करने को भी कह दिया गया है। और क्या कुछ कहा है मुकेश अग्निहोत्री ने, आइए सुनते हैं। देखिए, हमने ये अब स्पष्ट कर दिया है, जहाँ भी पानी के सोर्स हैं हमारे आईपीएच के, इरिगेशन के, जहाँ भी हमारी स्कीमें बनी हुई हैं, यहाँ उसके आसपास माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से सोर्स जो है उस पर असर पड़ रहा है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग के अधिकारी जो है उसमें एफआईआर करवाएं और हमीरपुर में भी हमने एफआईआर करवा दी है। वहाँ निश्चित तौर पे सोर्स जो है प्रभावित हुआ, माइनिंग की वजह से उस जो पानी का तल था वो बहुत नीचे चला गया और वहाँ से नीचे से खींच के फिर उसको ऊपर पहुँचा रहे थे। हमने जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया वहाँ स्पष्ट है, पूरे डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि जहाँ भी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहा है, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम है, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो कोई सरकार की और प्रॉपर्टी है, जहाँ भी लगता है कि माइनिंग की वजह से कि कोई नुकसान पहुँचा रहा है, एफआईआर में जाइए। ना सिर्फ हिमाचल की बल्कि भारत के कई राज्यों की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजयपुरी जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सर, सवाल यही है कि इलीगल माइनिंग जो है वो हिमाचल में कई सालों से चल रही है और हर सरकार इस पर एक्शन लेने की बात करती है और ऐसा ही कुछ दोहराया गया सुखू सरकार के द्वारा। अग्निहोत्री जी कहते हैं कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन माइनिंग जस की तस है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल में माइनिंग जो खनन माफिया जो है वो बहुत ज्यादा हावी है और ये भाजपा सरकार जब सत्ता में, कांग्रेस सरकार ये आरोप लगाती रही कि खनन माफिया के वो हावी है और भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अब कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार खुद भी बोल रही है, धीरे धीरे देखिएगा आप कि भाजपा भी आरोप लगाएगी कि खनन माफिया हावी है। सही मायनों में हिमाचल सरकार को अपना आधारभूत ढांचा इस तरह से मजबूत करना होगा, अपना पुलिस तंत्र जो है इस तरह से मजबूत करना होगा कि वो खनन माफिया पर काबू पा सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइनिंग जो है सिर्फ पेयजल स्रोतों को खराब नहीं कर रही है, आईपीएच की योजनाओं को ही जो है वो झटका नहीं दे रही है। इसने जो है वो नदियों का स्तर बहुत नीचे तक गिरा दिया है, नदियां कई फीट नीचे तक चली गई हैं। दूसरा ये है कि इन नदियों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं उनके आसपास भी माइनिंग हो रही है। इस वजह से पुल जो है वो उनकी जड़ें खोखली हो रही हैं और ये एक सर्वे में आया है कि ये माइनिंग की वजह से पुल जो है वो खोखले हो रहे हैं और जो है इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। अब देखिए आप, जो अभी ये जो पेयजल योजना है, जो नादौन की पेयजल योजना जो है प्रभावित हुई है, उससे लगभग 1000 लोग जो है वो डायरिया से ग्रसित है और ये गंभीर समस्या है। इस पर काबू पाया जाना जरूरी है और इस पर काबू पाने का तरीका यही है कि खनन माफिया पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, अधिकारियों को कार्रवाई करने की खुली छूट दी जाए और पुलिस तंत्र को मजबूत किया जाए, विभागीय कर्मचारियों को जो है मजबूत किया जाए ताकि वो खनन माफिया पर काबू पा सके। सर, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि सुक्खू सरकार इन माफियाओं पर लगाम लगाने में कामयाब होगी? देखिए, ये ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो काबू पाया जा सकता है और माफिया पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री सशक्त जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं और यदि उन्होंने ऐसे आदेश दिए हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसके लिए कोई रणनीति बनाई भी होगी। उनका अपना जो गृह क्षेत्र है, अपना गृह जिला है, वहां माइनिंग की सबसे अधिक समस्या है, तो जल्दी ही इस पर काबू पाने का प्रयास करें। यानी उन्हें शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। सर, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बताएं कि तमाम जो हैं वो मसले
सुलझने की और जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत होती है, बशर्ते कि उस पर पुख्ता तौर पे चला जाए, चाहे वो मसला माइनिंग का है, चाहे वो कोई और मुद्दा है जो प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगर सही तरीके से कदम आगे बढ़ाया जाए तो मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ें। आपको बताएं कि जहां एक तरफ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा कई मंत्री केंद्र द्वारा जारी किए गए बजट को हिमाचल के लिए फेल करार दे चुके हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट सराहनीय है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना को लेकर 66% बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिससे हर व्यक्ति का अपना घर का सपना पूरा हो और हिमाचल में भी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो नया मकान बना सके। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए भी बजट पे फोकस जो है वो किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को इस दायरे में लाने की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने की कोशिश भी जो है वो बजट में की गई है। महिला विकास पत्र स्वागत करने वाला निर्णय, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग 15 से 30 लाख करना भी स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने तमाम चीजों को लेकर जो है वो सराहनीय इस बजट को बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। महिला और हमारे बुजुर्ग, इन दोनों वर्गों को और मजबूती और आगे बढ़ने के लिए उनका जीवन सुरक्षित हो, उस दृष्टि से प्रयत्न किया गया। महिला समान विकास पत्र जारी करने का भी एक निर्णय जो लिया गया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिसमें 2 लाख पर 7.5% का जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये भी एक स्वागत करने वाला एक निर्णय है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उसी प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनकी बचत की जो लिमिट है 15 लाख से बढ़ाकर के 30 लाख रुपए तक करना, ये भी निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य एक निर्णय है। और मैं दोनों निर्णयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये दोनों वर्ग को इस बजट के माध्यम से मदद हुई है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत सार्थक रहने वाले हैं आने वाले समय में। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की अगर बात कही गई है, उस दृष्टि से भी मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रधान। तो कई मसलों को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट जो है वो सराहनीय है। तो चलिए विजयपुरी जी से भी जानते हैं कि आखिर उनके लिए बजट जो है वो कितना सराहनीय है और कितना फेल साबित हुआ। सर, आपने देखा कि जयराम ठाकुर जी ने तमाम जो भी बजट में चीज़ें थी उसको सराहनीय बताया। वहीं जब हम सीएम का बयान सुनते हैं, सुक्खू का बयान सुनते हैं, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हिमाचल के लिए कुछ खास बजट जो है वो साबित नहीं हुआ, जो उम्मीदें थी वो उस पर खरा ये बजट नहीं उतरा। आपके नज़रिए से ये बजट जो है वो हिमाचल के लिए कितना खास और कितना फेल साबित हुआ? देखिए गौतम, ये एक परंपरा रही है राजनीति में, जब जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उस पार्टी के राज्य के लोग जो हैं वो हमेशा बजट की सराहना करते हैं और विपक्ष जो है हमेशा बजट की निंदा करता है, उसे दिशाहीन करार देता है। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। सही मायनों में अभी जो बजट है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो संपूर्ण बजट जो है, जो उसके बजट की बीच की लाइनें हैं, जो बजट के अंदर, बजट के गर्भ में क्या छिपा है, वो अभी तक अधिकांश राजनेताओं तक को भी नहीं पता है। मुख्य हाइलाइट्स लोगों के पास हैं। मसलन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि 7 लाख जो तक की आय जो है उसके लिए बजट में जो है वो ये कह दिया गया है कि 7 लाख की आय तक जो है वो कर मुक्त बजट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये बजट के बीच में है। ये लाइनें अभी ना आपने पढ़ी है, ना मैंने पढ़ी है, ना ही अधिकांश राजनेताओं ने पढ़ी है। वो किस तरह से उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन मोटी मोटी बातें हम करते हैं तो बजट जो है कई महीनों में बहुत अच्छा है
और वो कदम जो उठाए गए हैं वो सकारात्मक है। और दूसरी तरफ किसी भी बजट में सभी विषयों को नहीं लिया जा सकता और सभी की अपेक्षाओं पर बजट कभी भी कोई भी बजट खरा नहीं उतरता है। तो बेरोजगारी, महंगाई का मसला ये हमेशा रहेगा। इसको लेकर विपक्ष यानी कि आज सरकार जो है कांग्रेस की है प्रदेश में, तो वो ये कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया गया है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया गया है, बागबान हताशा है कि आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है। बजट में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं और बजट में जो बातें नहीं ली गई हैं उसे लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। जी शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने बहुत ही बखूबी ये चीज़ समझाई कि जो भी चीज़ें, जो भी बजट है वो तमाम देश को जो है वो अपने ध्यान में रखकर बनाया जाता है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य से जुड़कर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, लेकिन सभी चीज़ों को, हर एक राज्य की चीज़ों को एक बजट में जोड़ पाना बहुत कठिन काम है और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा छूट ही जाती हैं और शायद इस बजट में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से जो है सुखू सरकार का ये कहना है कि बजट हिमाचल के लिए फेल है और जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि ये बजट जो आया है वो बहुत ही सराहनीय है। अब आपको ये देखना है, बजट की बारीकियों को जानना है कि आखिर ये बजट आपके लिए कितना सराहनीय है या आपके लिए कितना फेल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताएं कि हिमाचल के लिए खुशखबरी है। राज्य में प्रसिद्ध विश्व स्तरीय ऐतिहासिक धरोहर शिमला कालका रेल लाइन पर अब हेरिटेज ट्रेन दौड़ेगी। यह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं और बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन करते हैं। ये इको फ्रेंडली ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और इसकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर होती है। हम आपको बता दें कि भारत में अब जल्द ही चीन और जर्मनी की तरह जो है वो हाइड्रोजन ट्रेनें चलने वाली हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। रेलवे दिसंबर तक अपने नैरो गेज धरोहर मार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करेगा। यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि हम दिसंबर 2023 से हेरिटेज रूट्स पर जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो शुरू करेंगे। इसका मतलब होगा कि ये हेरिटेज रूट जो है वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। इसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जींद खंड पर किया जाएगा। दरअसल दुनिया भर में डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव को जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन से बदलने की कोशिश चल रही है, क्योंकि बिजली से चलने वाली ट्रेनों का खर्च ज्यादा और मुश्किल होता है और वहीं जो डीजल से चलने वाले इंजन हैं वो कहीं ना कहीं बाकी जो इंजन्स हैं वो एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो बिजली से चलने वाले हैं, बिजली की जो लागत है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं इससे बिजली की जो लागत है, जो उसका कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर हाइड्रोजन से चलने वाले जो हैं वो इंजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं और पर्यावरण को खास तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। सो फिलहाल आज के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।